हमारे पास यहाँ पर चलते हैं कोर्स कंटेंट्स की तरफ। अगर बात की जाती है फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर आपके टोटल 10 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 से लेकर और दो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक आपके फर्स्ट ईयर का पार्ट है। और चैप्टर 11 से लेकर चैप्टर 20 तक आपके सेकेंड ईयर का पार्ट है। इन शॉर्ट पूरे इंटरमीडिएट में 2 साल में आपने 20 चैप्टर पढ़ने हैं। पूरे इंटरमीडिएट में 2 साल में पूरे इंटरमीडिएट में 2 साल में आपने 20 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से 10 आपने पढ़ने हैं HSC पार्ट 1 में और बाकी के 10 आपने पढ़ने हैं HSC पार्ट 2 में। स्टार्ट जो हम लेते हैं, या पहले चैप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 स्कोप ऑफ फिजिक्स, चैप्टर नंबर 2 स्केलर एंड वेक्टर्स, चैप्टर नंबर 3 मोशन इन 1 डायमेंशन, चैप्टर नंबर 4 मोशन इन 2 डायमेंशन, चैप्टर नंबर 5 टॉर्क, इक्विलिब्रियम एंड एंगुलर मोमेंटम, चैप्टर 6 ग्रेविटेशन, चैप्टर 7 वर्क, एनर्जी एंड पावर, चैप्टर 8 वेव्स एंड साउंड, चैप्टर 9 नेचर ऑफ लाइट और चैप्टर 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये आपके पास टोटल 10 चैप्टर्स हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आपने बुक परचेज नहीं करी बेटा तो बुक परचेज कर लें। अगर आपने बुक परचेज नहीं करी है तो काइंडली बुक परचेज कर लीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने, अभी आपको मैं बता भी दूंगा कौन सा चैप्टर आपने पढ़ना शुरू करना है, ठीक है, जिसको हम क्लास में आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जरा चैप्टर्स के बारे में कुछ बातें सीख लें। चैप्टर 2 एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 3 एक बड़ा चैप्टर है और चैप्टर 8 एक बड़ा चैप्टर है। ये 3 चैप्टर्स, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 8, ये आपके पास तीनों काफी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। बाकी इनके मुकाबले में जो चैप्टर्स हैं उनका वेटेज कंटेंट के हिसाब से कम है। और ये जो 3 चैप्टर्स मैंने रेड कलर से इंक्लोज किए और जो आपको नजर आ रहे हैं, इनका जो कंटेंट है वो आपके पास ज्यादा है, ठीक है। सुनिए गौर से। ये मोशन इन 2 डायमेंशन, टॉर्क, ग्रेविटेशन
वर्क, पावर, एनर्जी, ये सारे मैकेनिक्स में काउंट होते हैं। मैकेनिक्स, ये सब मैकेनिक्स में आते हैं, इसको मैकेनिक्स के अंदर काउंट करते हैं। वेव्स एंड साउंड एक अलग चैप्टर है और इसका ताल्लुक ऑप्टिक्स से 9 और 10 के लाइट के चैप्टर्स हैं। और चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है और चैप्टर 2 स्केलर वेक्टर। तो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है, चैप्टर 2 स्केलर वेक्टर, 3, 4, 5, 6, 7 को हम मैकेनिक्स कह सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7 को मैकेनिक्स कह सकते हैं। 8 अलग चैप्टर है जिस तरह 2 था, और 9, 10 लाइट के चैप्टर्स हैं जिसमें हम ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। 9, 10 लाइट के चैप्टर्स हैं जिसमें हम ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो टोटल हमारे पास फर्स्ट ईयर की 10 चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर जो वेटेज है वो भी मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा चलते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। पेपर पैटर्न आपके पास क्या होता है? पेपर पैटर्न आपका एग्जैक्टली सिमिलर है मैट्रिक्स से। पेपर पैटर्न व्हाट आई एम टेलिंग यू एग्जैक्टली सिमिलर टू मैट्रिक, वो आपके पास मैट्रिक्स से एग्जैक्टली सिमिलर है। उसका ताल्लुक बिल्कुल वही है जिस तरीके से आपके पास मैट्रिक का था। आपके पास सबसे पहले टोटल 3 सेक्शंस होते हैं, इसको लाजमी कॉपी कीजिएगा बिल्कुल ऐसे ही। एक होता है आपके पास सेक्शन ए, दूसरा होता है सेक्शन बी, और तीसरा होता है सेक्शन सी। एक आपके पास है सेक्शन ए, देन यू हैव सेक्शन बी, एंड एट लास्ट यू हैव सेक्शन सी। टोटल 3 सेक्शंस आपके पास मौजूद होते हैं। सेक्शन सी कंप्राइज ऑफ ऑब्जेक्टिव, जबकि सेक्शन बी और सेक्शन सी ये दोनों सब्जेक्टिव होते हैं। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव, हाउएवर सेक्शन बी एंड सेक्शन सी आर सब्जेक्टिव। ये आपके पास सब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपके पास होती है 17, और आपने अटेम्प्ट भी 17 करनी होती है। 17 ऑब्जेक्टिव होती हैं, अटेम्प्ट भी आपने 17 करनी होती है। 1 MCQ और ऑब्जेक्टिव कैरी 1 मार्क, तो 17 MCQs विल कैरी 17 मार्क्स। तो आपके पास यहाँ पे 17 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, और इसके लिए प्रॉब्ली आपको टाइम दिया जाता है 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में आपने वो ऑब्जेक्टिव करके वापस रिटर्न करने होते हैं टीचर को। उसके बाद सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन बी कंप्राइज ऑफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ये शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है। शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस में कौन कौन आते हैं? इसमें आती हैं शॉर्ट डेरिवेशंस, इसमें आते हैं न्यूमेरिकल्स, और इसमें आती है साइंटिफिक रीजनिंग। मेजर पार्ट न्यूमेरिकल्स का होता है, उससे कम शॉर्ट डेरिवेशन का, और सबसे लीस्ट रीजनिंग का होता है। ये सेक्शन बी के अंदर काउंट होता है। सेक्शन बी subjective short answers questions, it has short derivation, it has numerical, it has scientific reasoning। टोटल 15 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से हमें 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं ऑफ विच 10 आर टू बी अटेम्प्टेड। एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, तो 10 क्वेश्चन के 40 मार्क्स बनेंगे। ठीक है,
तो सेक्शन बी 40 मार्क्स रखता है, जिसमें आपको 10 आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन सी is a section of detailed answer question. ये डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस के ऊपर बेस करता है। व्हाट डू आई मीन बाय डिटेल्ड? जैसे कि आपसे बोलेंगे मैट्रिक का कोई लॉन्ग सवाल, हाँ, जैसे कि आपसे बोलेंगे डिफाइन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ड्रॉ इट्स रे डायग्राम, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। अब यहाँ फर्स्ट में एक और चीज अटैच हो जाएगी और यहाँ पे आपको उसकी डेरिवेशन भी अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, मैग्नीफिकेशन की। यहाँ पे आपको उसकी डेरिवेशन भी अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, मैग्नीफिकेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन के ऊपर ये बेस करता है। इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। 3 में से 2। अब ये 3 में से 2 ना इस तरह होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है इसका ए और इसका बी, एक और क्वेश्चन है इसका ए और इसका बी, वन मोर क्वेश्चन इट हैज ए इट हैज बी। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है येलो वाला, तो अगर आपको इसको अटेम्प्ट करना है तो आपको इसका ए पार्ट भी आना चाहिए, बी पार्ट भी। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसमें ए पार्ट भी आना चाहिए, बी पार्ट भी। इन शॉर्ट ये लिखे हुए 2 हैं, पर ये होते कितने हैं? 4, क्योंकि 1 2 3 4, लेकिन क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंडर आते हैं तो इसीलिए हम इसको कहते हैं क्या, 2 क्वेश्चन आपने करने आउट ऑफ 3। अब इसकी भी 7 मार्क, इसकी भी 7 मार्क, इसकी भी 7 मार्क, इसकी भी 7 मार्क। तो इन शॉर्ट एक टोटल क्वेश्चन कितने का बना? 14 मार्क्स का। तो अगर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का बना तो 2 क्वेश्चन आपके पास जो बनेंगे वो किसके बनेंगे? 28 मार्क्स के। तो आपके पास यहाँ पे 28 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस बनेंगे। अब आप इसकी टोटलिंग कर लें। मेरी मैथ्स बहुत वीक है, मुझे मैथ्स नहीं आती। 20 + 40 + 28, सॉरी 17 + 40, इसके 17 मार्क्स, इसके 40 मार्क्स, इसके 28 मार्क्स। जब हमने इन सबको ऐड किया तो ऐड करने पे हमें मिला बेटा कितना? 85 मार्क्स। 85 मार्क्स की आपके पास थ्योरी होती है और 85 मार्क्स का आपके पास थ्योरेटिकल पेपर होता है जो आपका कंडक्ट होता है। टोटल थ्योरी आपकी 100 मार्क्स की होती है, जिसमें से 85 आपके थ्योरेटिकल होते हैं और 15 आपके पास जो होता है वो प्रैक्टिकल पे बेस करता है। तो टोटल जो आपके पास सब्जेक्ट का वेटेज है वो आपके पास है 100। तो 85 मार्क्स की थ्योरी और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल। 85 मार्क्स की थ्योरी, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल, दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करके आपके पास टोटल बन जाएगा इसका कितना? 100। तो इन शॉर्ट आपके पास 100 मार्क्स का पेपर आता है। 100 मार्क्स का आपके पास पेपर आता है फिजिक्स का। ये सारी बातें आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो। अब मैं एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा गौर से। सबसे ज्यादा वेटेज आपको नजर आ रहा है इस सेक्शन का, ऐसा ही है? बिल्कुल, ये सेक्शन आपकी क्लास परफॉर्मेंस है। अगर कोई बच्चा मार्क्स लूज करता है तो वो इसमें करता है, अगर कोई बच्चा मार्क्स लूज करता है तो वो इसमें करता है, अगर कोई बच्चा मार्क्स लूज करता है तो वो इस सेक्शन में करता है। इस सेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये बच्चे रट के नंबर ले लेते हैं, एमसीक्यूज भी 17 हो जाते हैं। इसमें इतने ज्यादा मसले मसाइल आपके पास नहीं होते। ठीक है।
ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बता दी कि ये वाला जो सेक्शन है आपके पास, ये सेक्शन आपके पास जो है वो 40 मार्क्स का सेक्शन होता है और ये आपकी क्लास परफॉर्मेंस, इसमें आपकी जो कॉपी का वर्क होता है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आपने टीचर से अपने माइंड में कितना एब्जॉर्ब किया। न्यूमेरिकल्स पे आपका हाथ पानी की तरह साफ होना चाहिए। ये जुमला मैं हर क्लास में बोलता हूँ, मैं आज भी बोल रहा हूँ और जितने आने वाले बच्चे हैं इस क्लास में उनको भी मैं बोल रहा हूँ कि न्यूमेरिकल पे आपका हाथ पानी की तरह साफ होना चाहिए। न्यूमेरिकल यहाँ आए और यहाँ आप फटाफट उसको ऐसे चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर लें। यहाँ पे न्यूमेरिकल आए और फटाफट आप उसको आसानी के साथ सॉल्व कर लें। एक और बात सुन लीजिए मेरी ओर से कि आज आपके पास जो क्लासेस हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास हैं, ठीक है। किसी वजह की बना पे आज इंग्लिश की क्लास नहीं हो सकती है, तो आज आपकी जो क्लास है वो सिर्फ फिजिक्स की और केमिस्ट्री की है। जब मैं फिजिक्स की क्लास ऑफ करूँगा, लिसन माय वर्ड्स, तो आपका 10 मिनट का गैप होगा और 10 मिनट के एग्जैक्टली गैप के बाद आपकी केमिस्ट्री की क्लास शुरू हो जाएगी। किसी वजह की बिना पे इंग्लिश की क्लास आज कंडक्ट नहीं हो सकती, तो दैट मीन्स आपकी सिर्फ फिजिक्स की और केमिस्ट्री की आज क्लास है, तो मेरे बाद आपकी सनामे की क्लास है केमिस्ट्री की, ठीक है। इसको आपने अपने ध्यान में रखना है। अब स्टार्ट करते हैं कोर्स कंटेंट पूरा, इतनी लंबी गुफ्तगू करने के बाद। और स्टार्ट जो हमें लेना है वो लेना है हमें चैप्टर नंबर 3 से, और चैप्टर नंबर 3 का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। स्टार्ट हमें लेना है चैप्टर 3 से और चैप्टर नंबर 3 का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मुझे फिजिक्स डिफाइन कर सकते हैं? हाथ उठाइए। मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आपको मुझे फिजिक्स की डेफिनेशन बतानी होगी। फिजिक्स आप में से कितने बच्चे मुझे डिफाइन कर सकते हैं? ये बाकी लोगों को क्या हो रहा है? बाकी लोग हाथ क्यों नहीं उठा रहे? फिजिक्स कितने बच्चे मुझे डिफाइन कर सकते हैं? मारिश बेटा, आपको आवाज आ रही है? जी सर। बेटा बताइए फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? Physics is the branch of science which deals with the properties of matter and energy along with the interaction between them. गुड, खुश रहिए, जज़ाकल्लाह। आपके पास फिजिक्स की डेफिनेशन सबसे पहले हमें समझनी है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the properties of matter and energy along with the interaction between them. Physics is the branch of science that deals with the properties of matter and energy along with the interaction between them. देखिए, डेफिनेशन मैट्रिक में ही पढ़कर आ रहा हूँ, समझाने का मकसद मेरा कुछ और है। कोई भी डेफिनेशन मैं आपको लिखवाऊँ ना, उसके मेन पॉइंट हाईलाइट करें। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पहला मेन पॉइंट आया, एंड एनर्जी दूसरा मेन पॉइंट आया, तीसरा इंटरेक्शन। Physics is the study of matter, physics is the study of energy, and physics is the study of interaction between matter and energy. तो physics आपके पास क्या है? physics एक ऐसी ब्रांच है इसमें हम स्टडी करते हैं आपके पास मैटर की, एनर्जी की और साथ साथ मैटर एनर्जी के इंटरेक्शन की। याद रखिएगा, मैटर एनर्जी नहीं पता तो इंटरेक्शन क्या पता चलेगा? पता नहीं चलेगा। मैटर हमारे पास क्या होता है? मैटर को बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एनीथिंग which has some weight
and occupy some space is called matter. हर वो चीज जिसका वजन हो, हर वो चीज जिसका वजन हो और जो जगह घेरे, उसको हम अपनी आम जबान में बोलते हैं मैटर। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, आपको पता होना चाहिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और इसके अलावा एक और स्टेट होती है मैटर की, जिसको हम कहते हैं अपनी आम जबान में क्या, प्लाज्मा। प्लाज्मा भी आपके पास मैटर की स्टेट में काउंट होती है। तो हमारे पास यहाँ पे मैटर के एनीथिंग व्हिच हैज वेट एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस नोन एज मैटर। आप जिस जगह पे, जिस कमरे में अभी मौजूद हैं, उस कमरे में आपकी दीवार, आपका फर्श, आपकी कुर्सी, आपकी पेंसिल, आपका पेन, आपका बैग, इवन यू, आप सारी चीजें क्या है, मैटर। क्योंकि हम सब जगह भी गिरते हैं और हमारा कोई ना कोई वजन भी होता है, सारी चीजें मैटर है। क्या अगर आपसे कोई पूछे कि हवा मैटर है, एयर, जिस चीज की मौजूदगी में हम सब सांस ले रहे हैं, क्या हवा वो मैटर है? तो यस, एयर इज मैटर। और अगर आपसे कोई पूछे कि एयर मैटर कैसे है, तो आपने ज्यादा लंबी बात तो करनी नहीं है, आपने बोलना है कि एयर गैसेस से मिलकर बनी है और गैस मैटर की स्टेट है। तो अगर गैस मैटर है तो अंडरस्टूड सी बात है, एयर भी मैटर होगी। यहाँ पे एयर में कौन कौन सी गैसेस होती है? ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है और एयर गैसेस होती है। ऑक्सीजन का भी मास होता है, नाइट्रोजन का भी मास होता है। अगर इनका मास है तो इसका मतलब इनका वेट है, और ये जगह भी घेरती है। अगर एक बलून के अंदर इन्फ्लेशन की जाए तो गैस अपनी जगह बनाती है। तो हमारे पास एयर मैटर है और एयर मैटर की कैटेगरी के अंदर आता है। एनर्जी, किसी भी ऑब्जेक्ट की काम करने की सलाहियत। एनर्जी होगी, काम होगा। एनर्जी नहीं होगी, काम नहीं होगा। एक मैटर बेकार है जब तक आपके पास उसके उस काम को करने की एनर्जी ना हो। एक मैटर बेकार है जब तक आपके पास काम करने की उसके पास एनर्जी ना हो। क्या मतलब है इसका? पंखा क्यों लगवाते हैं? पंखा क्यों लगवाते हैं? पंखा क्यों लगवाते हैं? कि पंखा हमें सिर्फ देख देख के खुश होना होता है? नहीं, पंखा इसलिए लगवाते हैं क्योंकि चलाना होता है। तो पंखा चलता है, तो पंखा चल इसलिए रहा है क्योंकि पंखे को एनर्जी मिल रही है, तभी वो पंखा मुझे फायदा दे रहा है। तो पंखे को एनर्जी जो चीज पहुंचाती है वो कौन होती है? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर पंखे को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। गाड़ी, ठीक है, क्यों खरीदते हैं? ताकि गाड़ी चल सके। तो गाड़ी के अंदर जब फ्यूल होगा तभी गाड़ी चलेगी। गाड़ी के अंदर अगर फ्यूल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो इसका मतलब आपके पास जो फ्यूल है वो गाड़ी को क्या प्रोवाइड कर रहा है? एनर्जी। जहाज, जहाज कब फ्लाई करता है? जहाज उस वक्त फ्लाई करता है जब तक जहाज के अंदर आपके पास फ्यूल मौजूद हो। जब जहाज के अंदर फ्यूल मौजूद नहीं होता तो आप जहाज को रन नहीं कर सकते। तो हर वो चीज जिसके पास एनर्जी है वही कारामद है, वही फायदा पहुंचाएगी। बाकी चीजों के साथ कोई फायदा नहीं हो सकता। तो मैटर के साथ जब एनर्जी लिंक करती है तभी आपके पास मैटर काम का होता है। इसी को हम कहते हैं मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन। इसी को हम कहते हैं मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन। मैंने आपको बोला कि आप घर जाएं और घर जाके इन 2 पेजेस की लर्निंग कर लें। और जब मैंने बोला कि आप घर जाएं और घर जाके इन 2 पेजेस की लर्निंग कर लें, तो लर्निंग करने के नतीजे में, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर जाके बीमार पड़ गए तो अब आपके पास उस काम को करने की उतनी एनर्जी नहीं जितनी एनर्जी होनी चाहिए। कुछ लोग तो ऐसी याद नहीं करते, माशाल्लाह सही भी होते फिर भी याद नहीं करते। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम हुई एंड दे आर नॉट एबल टू डू दैट लेसन विच आई हैव गिवन टू देम। तो इसका मतलब उनको उस काम करने की एनर्जी अभी मौजूद नहीं है। तो एक मैटर उस वक्त तक बेकार है जब तक उसके पास एनर्जी ना हो। मेरे पास अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ से उठा के यहाँ लेकर आना है, तो उसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी अपनी खर्च करनी पड़ेगी तभी यहाँ पर आएगा। तो हर चीज के पास कोई ना कोई एनर्जी होती है, तभी वो चीज हमें वर्क करके देती है, अदरवाइज हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट वर्क नहीं करता। तो फिजिक्स इसी चीज का नाम है। फिजिक्स इज नथिंग बट बेसिकली द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी की इंटरेक्शन की जो स्टडी है उसको हम अपनी आम ज़बान में बोलते हैं फिजिक्स। कल की क्लास में आपको 2 टॉपिक पढ़ के आने हैं। एक आपको पढ़ के आना है रेस्ट और एक आपको पढ़ के आना है मोशन। और ये चीज मैं आपसे पूछूंगा कि रेस्ट और मोशन का आपस में एक दूसरे से क्या ताल्लुक है।
रेस्ट और मोशन का आपस में एक दूसरे से क्या ताल्लुक है? रेस्ट और मोशन का आपस में एक दूसरे से क्या ताल्लुक है? ये चीज़ मैं आपसे कल की क्लास में लाजमी पूछूंगा, इस बात को अपने ध्यान में रखिएगा। अब आप मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं। 4:35 हो चुके हैं। 4:45 आपकी नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी सरामे की। और अगर किसी को कोई इमरजेंसी में क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है। करुणा बेटा आप कुछ पूछना चाह रही हैं, फहम आप कुछ पूछना चाह रही हैं, उमैमा एजाज आप कुछ पूछना चाह रही हैं, विशेष आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। जिन बच्चों को कुछ पूछना है कीप योर हैंड रेज्ड, अगर कुछ नहीं पूछना तो हैंड डाउन कर लें और मीटिंग लेफ्ट कर दें। फहम आप कुछ पूछना चाह रही हैं और उमैमा आप भी। उमैमा बोलिए बेटा। सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। उमैमा बेटा मुझे भी आपकी आवाज ना होने के बराबर आ रही है। अब बोलिए। सर नहीं आ रही। आवाज अगर नहीं आ रही बताइए कि आपने हेडफोन्स वेयर किए हैं? क्या आपने हेडफोन्स बेटा आप लगाए हुए हैं? सर 10 मिनट से आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज मुझ तक भी अनक्लियर आ रही है, पहुंच नहीं पा रही है। इसका मतलब कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम है या इंटरनेट आपका प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि आप मेरे पास भी अनक्लियर आ रहे हो। थैंक यू वेरी मच। नहीं सर।